तैयार हैं सब लोग? सबसे पहले बता दें मेरे प्यारे दोस्तों कि हम लोग केस को कारक कह के बोल देते हैं, कारक से इक्विवेलेंट कर देते हैं। मत किया कीजिए ऐसा। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? हिंदी में केस 4 ही है और अंग्रेजी में केस 4 ही है और हिंदी में कारक 8 है। दो, पहला बात। दूसरा बात, हिंदी के कारक के साथ विभक्ति चिन्ह चलता है। कर्ता ने कर्म को करण से चलता है ना? बिल्कुल। क्या अंग्रेजी में केस के साथ कोई विभक्ति चिन्ह चलता है? नहीं चलता है। तो दोनों एक जैसा है, एक नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि केस है क्या, है ना? तो केस क्या है, इसको जानने के लिए बस एक लाइन में हम पहले लिखेंगे, केस इज द फॉर्म ऑफ ए नाउन और अ प्रोनाउन which decides their position and function, their position and function in the sentence। ठीक है, अब छोड़ दीजिए सब डेफिनेशन, किताब में लिखा रहता, हम भी लिख दिए। पूछे काहे लिखे, तो किताब वाला बतिया नहीं लिखेंगे तो आप बगावत नहीं कर दीजिएगा। पैसा दीजिएगा, आप हमको दीजिएगा पैसा। हाँ, खाली राजीव एगो सीट डुला रहे हैं, बाकी सब चुप है ना भैया, पैसा कैसे दे देंगे इसे बात? ठीक है जो दे दिया फंसा, हम क्या करें? अच्छा नहीं, मजाक था सिर्फ, सॉरी। गौर से सुनो जो हम बोले। ये तो एकदम मायूस हो गया, उसको देखो ना, चेहरा रो देगा कि कब रो देगा। एकदम मायूस उधर देखे लगा। क्या टब आपको देखो नहीं करेंगे, छोड़िए। गौर से सुनिए मेरी बात। देखिए, एक सेंटेंस जब लिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वर्ब माने माय क्रिया की बाप क्रिया। हम 1000 बार मना किए हैं कि क्रिया नहीं बोलना है। क्या बोलना है? काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट है सेंटेंस में। बोले क्यों सर? तो देखिए, इसके बिना सेंटेंस बनेगा ही नहीं। इसके बिना, मेरा नंबर है, बता देते हैं। हर जगह फ्लैश होता है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, सब जगह मेरा नंबर फ्लैश्ड है, राइट है। जीवन में कभी भी कहीं भी रहिए और आपको एक भी सेंटेंस मिल जाए बिना वर्ब के, हमको कॉल कीजिएगा, उस दिन हम त्याग पत्र दे देंगे टीचर के पोस्ट से। ये घमंड से नहीं बोल रहे, मतलब इतना बड़ा चैलेंज है तो कुछ तो बात होगा, राइट है। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं होगा, बिना सब्जेक्ट के हो सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के। इसलिए बोले जिसके बिना सेंटेंस का अस्तित्व नहीं होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं सेंटेंस के लिए? हाँ या ना? बिना बिल्डिंग के कोचिंग हो सकता है, हाँ या ना? लेकिन बिना छात्र के कोचिंग कैसे होगा? पेड़ के नीचे बैठेगा तो कोचिंग हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्डिंग लेके बैठा लो, कोचिंग हो जाएगा? नहीं। तो सब चीज जो है बिल्डिंग है, कमरा है, छत है, सोफा है, ये है, लंद है, पंद है, स्टूडेंट है, नहीं होगा। उसी तरह सब कुछ है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, लंद, फंद, लेकिन वर्ब नहीं है, कैसे कोचिंग होगा बताइए? सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस में वर्ब बीच में रहता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको सब मिलकर प्रोटेक्ट करता है, बीच में दम रखता है बचा के। और इसके लेफ्ट साइड में जो रहता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, वर्ब के लेफ्ट साइड में, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब क्या? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं ना। ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डूअर होगा, जनरली डूअर होता है, ठीक है। और इधर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। बोले ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो सब्जेक्ट काम करता है और काम किस चीज पर किया वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे बात? जैसे मैंने पत्र लिखा तो लिखना काम हो गया, लिखने वाला हम हो गया। और लिखे किस चीज पर? काम, लिखने का काम किस चीज के बारे में हुआ? पत्र के बारे में, पत्र ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे? मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना काम है, पढ़ाने वाला हम है, ठीक है। ये पढ़ाने का काम किस चीज पर हुआ? यदि हम बोले मैं छात्रों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम 2 चीजों पर, छात्रों पर और अंग्रेजी पर, तो 2 ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं समझे बात? तो देखिए, ये जब सब्जेक्ट का जगह रहता है, गौर से सुनते रहिएगा खाली मेरा बात, और जो ऑब्जेक्ट का जगह रहता है, ये दोनों जगह पर जनरली यूज किया जाता है नाउन। जनरली क्या यूज किया जाता है? नाउन।
या फिर नाउन के बराबर का कोई चीज। अरे वाह, अरे वाह, आइए। चलो जल्दी जल्दी, ठीक है, गौर से सुनते रहिएगा मेरा बात। हमने बोला कि सब्जेक्ट के जगह पर भी और ऑब्जेक्ट के जगह पर भी क्या यूज किया जाता है, और नाउन ना मिले तो उसके टक्कर का, हाँ कि नहीं, उसके टक्कर का, हाँ कि नहीं। पढ़ावे लगी भी किसको यूज किया जाता है, सोनी सर को। अब फी काटे लगी भी किसको यूज किया जाता है, सोनी सर। आई ना मिले तो इसके टक्कर का कोई रहना चाहिए। ये क्लास में खड़ा होवे उसी हकड़ के बोले, फी के लिए उसी प्यार से बोले, लेकिन दम से ले ले, हाँ कि ना। गौर से समझते रहिएगा मेरा बात। तो इसके इक्विवेलेंट लाता है, बाद में खोजेंगे इक्विवेलेंट कौन कौन है, पहले ही तो जानिए कि नाउन होता है। तो जब नाउन यहां पर रहता है और यहां पर रहता है तो दोनों फंक्शन चेंज हो गया कि नहीं हो गया। यहां पर जो फंक्शन करता है उसके हिसाब से इसका कुछ और नाम हो जाता है, यहां पर ये फंक्शन करता है उसके हिसाब से कुछ और नाम हो जाता है, और कुछ और फॉर्म भी, स्वरूप भी, शकल सूरत भी। जब हम यहां काम कर रहे हैं तो मेरा नाम टीचर होता है, जब हम ऑफिस में बैठते हैं, रसीद काटते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो हम क्लर्क होते हैं। अलग बात है कि आउट ऑफ रेस्पेक्ट आप हमको भी वहां सर बुलाते हैं, वहां कोई भी बैठता तो आप सर ही बुलाते। आइए जल्दी आइए। सॉरी काहे का, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? जनरल ग्रेजुएशन। बैठिए। हम लोग क्या बात कर रहे थे? नाउन के बारे में बात कर रहे थे, राइट। तो हम लोग इसके इक्विवेलेंट लेते हैं, चाहे इसको लेते हैं, इधर रहेगा चाहे इधर रहेगा। इसके अलावा नाउन का दो और काम होता है। एक होता है अधिकार या संबंध बताना, राम के पिताजी, राम के, राम्स फादर, तो राम के कारण ही ना पिता से संबंध बना। तो ये जो है चार काम होता है नाउन का एक सेंटेंस के अंदर, या तो सब्जेक्ट के तौर पे, या तो ऑब्जेक्ट के तौर पे, या तो फिर अधिकार या संबंध बताने के लिए। राजीव जी खड़े होइए। अच्छा नहीं, बैठे रहिए। तो राजीव जी ही क्यों अपना बॉडी लैंग्वेज करने लगे कि अब खड़ा होना है, क्योंकि हम उनको संबोधित किए, तो संबोधन करने के लिए। तो ये चार फंक्शन के लिए नाउन यूज किया जाता है लैंग्वेज के अंदर। बात समझ में आ रहा है? चार फंक्शन के हिसाब से उसका स्वरूप बदल जाता है। जब उस सब्जेक्ट के तौर पे रहता है तो उसके स्वरूप को कहा जाता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। और जब वो ऑब्जेक्ट के तौर पे रहता है तब उसके स्वरूप को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव। यानी केस क्या है? स्वरूप है। किसका स्वरूप है भैया? नाउन का। या फिर नाउन नहीं रहा तो नाउन के जगह आने वाले उसके टक्कर वाले का। तो उसका टक्कर मतलब नाउन इक्विवेलेंट। बोले टक्कर टक्कर आप काहे बोल रहे हैं? इक्विवेलेंट बोलेंगे तो आपको भारी लगेगा, और टक्कर बोलेंगे तो लाइफ में डेली सुनते हैं, जबकि बात दोनों बराबर है, लेकिन इक्विवेलेंट सुनते नहीं है इसलिए भारी लगता है। जो आदमी से बार बार नहीं मिले उनसे मिलना थोड़ा शुरुआत में थोड़ा लगता है कि नहीं लगता है? आज जिससे 25 बार मिल चुके हैं, कोई हेजिटेशन होता है? तो टक्कर से आप डेली मिलते हैं, डेली टकराते हैं, हाँ कि नहीं? किससे? कल है, यही काम है, अरे यही काम है जी। संतोष कुमार खड़े हो जाओ, काले टकराते रहता है। अच्छा बैठ बैठ। थोड़ा मस्ती विशेष है, ठीक है, लेकिन हम मस्ती करते किसी पर हालत खराब हो जाता है, वो परेशान हो जाता होगा, ठीक है। ज्यादा ले लिया, अरे ज्यादा बोझ ले लिया जी। हाँ देखिए, तो नॉमिनेटिव केस हो गया। अब जैसे हमने कहा राजीव जी खड़े हो जाइए, संतोष खड़े हो जाओ, तो क्या हो? हमने संतोष या राजीव जी को क्या किया? एड्रेस किया, संबोधित किया। तो जब एड्रेस या संबोधित करते हैं तब उसको, उस स्वरूप को कहा जाता है वोकेटिव केस। हमने बताया था अधिकार या संबंध, तब उसको क्या कहा जाता है? पजेसिव केस। क्या कहा जाता है? अब आपको तो समझ में आ गया कि नाउन को या नाउन इक्विवेलेंट को, नाउन के बराबर वाले चीज को जिस जिस काम के लिए उपयोग करते हैं, उस काम के दौरान, उस फंक्शन के दौरान उसका जो स्वरूप रहता है, वो चाहे बदले चाहे वैसी रह जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। उस पोजीशन पर, उस जगह पर उसका नाम बदलते चला जाता है। ये जो नाम बदल रहा है ना, इसी को केस कहते हैं। क्लियर है? आपका डेफिनेशन किताब में कुछ लिखल है, हमको इससे मतलब नहीं है, हम लिख दिए। आपने देखा है कि फिल्मों में कैटरीना कैफ हैं, आलिया भट्ट हैं, कितना ग्लैमरस, मन ललच जाएगा जी, हथवा में हथवा डाल के घूमते, सब आप ही को देखेगा, गारंटी, हाँ कि नहीं?
एकदम लगा कि बाप रे कितना भयानक लड़का है भाई, कैटरीना कैफ के लेके घूमा है साथ। अब बाइक पे पीछे बैठा ले फिर तो बात बवाले भाई, राइट है कि रॉन्ग है। लेकिन एट द सेम टाइम एक बता देते हैं रात को, अरे वाह अरे वाह, आ जाओ आराम से। देखो आते के साथ भूचाल शुरू इसका, शांति से आइए नहीं सकती लड़की। या गौर से सुनिएगा मेरी बात। लेकिन मेरा अक्सर काम 12-1 बजे रात में खत्म होता है, और हम मतलब कभी 1 बजे कभी 2 बजे रात में हमको भूख लगता है। अब हम क्या करें, लगवे करता है। बताओ अगर कैटरीना कैफ मेरे साथ होती, ठीक है, ये एकदम पूरा फील ले रहा है सर, चेहरवा बोल देता है एकदम चिल्ला चिल्ला के, उतना नहीं फील लो, नहीं तो थप्पड़ मार देंगे हम, ठीक है, गुरु माता जैसा समझो। अब देखो क्या होगा, हमको भूख लगा, हम बोलेंगे कि बड़ी भूख लगल है, तो चलो ना गाड़ी निकाल लें, फलाना रेस्टोरेंट खुला होगा रातिये में 2 बजे, हाँ कि नहीं। अब मेरी वाली क्या करती है, भूख लगल है 2 मिनट रुकी है, 2 मिनट में पराठा अचार और सलाद काट के फटाफट आ गया। 1:30 बजे रहती है, मैगी तोरा लगी दूध। गौर से सुनो मेरी बात, तो क्या फर्क है, वो ग्लैमरस है, कैटरीना कैफ है, आलिया भट्ट है, बिपाशा बसु, जो भी वो सब क्या है, ग्लैमरस है। आपको बहुत खूबसूरत लगेंगी, पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच के रखेंगे और सबका ध्यान आपकी तरफ खिंचवा देंगे यदि आप रास्ता में साथे चल गए हाथ में हाथ डाल के तो, लेकिन वक्त पे काम नहीं आएंगे, हाँ है ना। काम यही सब घर की बेटी लोग आती है, राइट है कि रॉन्ग है। हाँ? बेटी भूख लगल है, दीदी भूख लगल है, मम्मी भूख लगल है, हाँ है ना। चाहे रात में प्यास लगा हो, भूख लगा हो, चाहे आपको बुखार हो, सबसे ज्यादा घरेलू लड़कियां काम आती। उतनी ग्लैमरस नहीं है, नहीं है ग्लैमरस। अब देखो कोई पक्षपात वाला बात नहीं है, कोई मेरे तरफ नहीं देखेगी, सब उधर मुंडी करो, ठीक है। हम ही नहीं बोलना चाह रहे कि तुम लोग ग्लैमरस नहीं हो, तुम लोग हो, लेकिन क्या मतलब कंपैरिजन है वहां से यहाँ नहीं। लेकिन हमारे लाइफ के लिए कौन सुटेबल है, ये सुटेबल है कि वो सुटेबल है, ये लोग सुटेबल है, घरेलू लड़कियां, हाँ या ना। गौर से समझिएगा, डेफिनेशन जो किताबों में लिखा रहता है वो कैटरीना कैफ आलिया भट्ट है, बहुत ग्लैमरस है, लेकिन आपके जेहन के लिए काम का जो तोड़ के बताया जाता है घरेलू अंदाज में, वो आपके काम का। इसीलिए डेफिनेशन हमेशा 2 रहेगा हर चीज का, एक जो किताबों में सजाया जाएगा और एक जो दिल में बसाया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो केस क्या है, एकदम प्रैक्टिकल डेफिनेशन पूछे तो नाउन का फॉर्म है। काहे के लिए है, ताकि नाउन अलग अलग जगह पर यूज किया जाए अलग अलग काम के लिए, तो क्लियरली पता चल जाए। तो सिर्फ नाउन के लिए तो नहीं सर, नाउन के साथ साथ नाउन के बराबर में जो भी वैसा रहेगा वो सब के लिए, हाँ कि ना, ठीक है। तो यदि हम बोल दें कि नॉमिनेटिव केस क्या है भैया, ऑब्जेक्टिव केस क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है। पजेसिव केस क्या है भाई, पजेशन है, पजेशन है। और वोकेटिव केस क्या है भैया, एड्रेशन है, हाँ या ना बोलोगे। क्लियर हो गया सबको यहां तक, भूल जाओगे कल तक, पक्का, ठीक है। चलो पक्का नो सर बोला। चलिए देखिए आएंगे। देखिए नॉमिनेटिव केस की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं किसी भी नाउन के केस में कि नॉमिनेटिव केस, तो नॉमिनेटिव केस का वर्ब के किधर जगह होगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसको थोड़ा खूबसूरत तरीके से लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा हमको देखने में, टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना। हाँ। देखिए वर्ब के लेफ्ट साइड में ये हमेशा क्या रहेगा, नॉमिनेटिव केस। हमने बोला नाउन भी हो सकता है और नाउन के इक्विवेलेंट भी हो सकता है। तो नाउन तो रहेगा तो राम रह सकता है, हाँ या ना बोलो, बॉय रह सकता है, ईटीसी कर दे। और अगर नाउन के इक्विवेलेंट होगा तो नाउन के इक्विवेलेंट में जो सबसे करीबी इक्विवेलेंट होता है नाउन का टक्कर देने वाला, वो कौन होता है। तो प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के तौर पे रहता है तो कौन कौन रहता है, और कौन रहता है, और कौन रहता है, पक्का। एक और बोले, क्लियर है बात। लेकिन एट द सेम टाइम हम बोल रहे हैं कि अगर आपके नाउन के कहां राइट साइड में चले जाइएगा तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट मिलेगा मतलब कौन सा केस मिलेगा बताइए, ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा, हाँ ना बोलिएगा। अब ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा तो राम सब्जेक्ट रहे चाहे ऑब्जेक्ट रहे, तो दिखेगा राम ही, लेकिन कहलाएगा क्या, ऑब्जेक्टिव केस। बॉय इधर रहे चाहे उधर रहे, दिखेगा बॉय ही, लेकिन कहलाएगा क्या,
ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर है। तो यदि खाली एक शब्द आपको कोई बोल दे उदय शंकर सोनी कौन केस है, बता पाइएगा? नहीं बता सकते जब तक कि सेंटेंस में नहीं आएगा। मतलब उदय शंकर सोनी टीचर्स इंग्लिश, तो नॉमिनेटिव केस है। यदि बोले ऑल द स्टूडेंट्स लाइक उदय शंकर सोनी, अब ऑब्जेक्टिव केस हो गया, हाँ या ना? तो जब तक फंक्शन नहीं पता चलेगा, सेंटेंस में पोजीशन नहीं पता चलेगा, नाउन का केस कोई नहीं बता सकता, हाँ या ना? उदय शंकर सोनीज एपोस्ट्रोफी एस एक्सप्लेनेशन इज इजी टू अंडरस्टैंड। कैसे बेटा? पजेसिव हो गया, पजेसिव केस हो गया। उदय शंकर सोनी का एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा है? उससे रिलेशन है ना, तो पजेसिव केस ना हो गया, हाँ कि ना? यदि उतना अर्थ नहीं समझ पाते तो पोस्ट ऑफिस लगा हुआ तो हर हालत में कौन सा केस होएगा? वो पजेसिव केस होएगा। पजेशन बता रहा हो, रिलेशन बता रहा है, पजेशन या रिलेशन बता रहा है। तो अब आप इसको रट्टा मारिए, चाहे क्लास में बहस कीजिए, टीचर से बहस कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा याद आएगा, रट्टा मारिएगा फिर 2 दिन में भूलिएगा, वो आपकी मर्जी है। हम हमेशा बोल रहे हैं कि जो कहता है कि बहस करना गंदा बात है, उसको सिखाओ कि प्रजातंत्र में हो। यहां बहस ही एकमात्र साधन है प्रगति का, वो चाहे बौद्धिक प्रगति हो, चाहे देश की आर्थिक प्रगति हो। बिना बहस के सही जगह पर नहीं पहुंचोगे। क्लास में भी टीचर को पूरा फ्रीडम देना चाहिए कि लड़का उससे कुछ हो बहस कर ले, डरे नहीं। लड़का का अपना होना चाहिए कि बात करने का तरीका अनुशासित रहे। आ गई, आइए वापस। लेकिन जब हम यहां पर चलेंगे इसको, तो रूप बदल लेगा। क्या रूप हो जाएगा? इसका भी रूप बदलेगा। क्या होगा? इसका भी बदलेगा क्या? नहीं, ये थोड़ा सा क्या इसमें स्टार लगा दो, सब बदलेगा, यू नहीं बदलेगा। बताओ, इसका बताओ, पक्का? इसका बता दो भाई, इसका बता दो भाई। ज्यों कहते हो रह गया ना, इसमें भी स्टार लगा दो। बोले स्टार क्यों लगा रहे हैं? हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आपका उस पर फोकस रहे। जब बाद में आप पीडीएफ देखिए, नोट्स बनाइए तो उसी तरह से हाईलाइट कीजिएगा। बोलिए हाँ कि ना? ठीक है, फिर इसका बोलिए, क्या कीजिए? देम। और इसका बताइए, पक्का? अब बोलिए सर क्या प्रोनाउन इतना ही है जो आप बोले प्रोनाउन के बारे में? सब बात तो प्रोनाउन इतना ही नहीं बेटा, प्रोनाउन इससे भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इतना प्रोनाउन ऐसा है जिसमें नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में फॉर्म चेंज हो जा रहा है। इसके अलावा दुनिया का जितना प्रोनाउन है उसका फॉर्म चेंज नहीं होता। उस सब्जेक्ट के तौर पे भी रहेगा तो वैसा ही दिखेगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी रहेगा तो वैसा ही दिखेगा। तो उसमें कोई पढ़ने का जरूरत है स्पेशल से, लेकिन जिसमें फॉर्म बदल जाता है उसको तो पढ़ने का जरूरत है। तो हम लोगों ने देखा, गौर से समझिएगा, कि कोई भी नॉमिनेटिव केस वर्ब के लेफ्ट साइड में यूज होगा। बोले कभी भी नॉमिनेटिव केस राइट साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा? पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ जाएगा, ठीक है। स्पेशल सिचुएशन में 1-2 सिचुएशन का झलक दिखा दें, हाँ कि नहीं? देखिए पहले सामान्य वाला 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। आई एम टीचिंग देम, जानबूझ के लिखे ताकि दिखे। बोलो 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 कौन है ये? और इसको बोलो बोलो कौन है ये? अरे बोलो ना, हो गया ना? अब देखो कैसे बदल जाएगा, वर्ब के राइट साइड में चला जाएगा। कौन? नॉमिनेटिव केस। जानना चाहते हो? इट इज आई। बोलचाल में लोग यहां पर मी बोलना पसंद करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ग्रामेटिकली ये गलत है, ये सही है। अब देखिए यहां पर आपको वर्ब मिला, और वर्ब के राइट साइड में क्या मिल गया? नॉमिनेटिव केस मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ, 2 नॉमिनेटिव केस आ गया। बात समझ में आ रही है? तो क्यों ऐसा हुआ इसको भी जानना बहुत जरूरी, राइट है? बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। और हम बताते हैं। दो सेंटेंसेस हमने लिखे, देयर वेर 4 फ्रेंड्स एंड देयर वाज ए किंग। अब बता सकते हैं दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कौन है? वेरी गुड। इसमें सब्जेक्ट ये है,
सब्जेक्ट है मतलब क्या है, और इसमें सब्जेक्ट ये है, ठीक है। बोले नहीं सर देयर ना शुरू में लिखा हुआ है, तो ये जो आप कॉन्सेप्ट पकड़े हो ना कि शुरू वाला सब्जेक्ट रहता है, इसको भूला जाइए, ठीक है। सब्जेक्ट का डेफिनेशन अब हमसे सुन लीजिए। सेंटेंस में जो काम करने वाला रहता है वही सब्जेक्ट रहता है। बोले सर इसमें तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो जब काम नहीं हो तो जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो सब्जेक्ट रहता है। तो बात देयर के बारे में हो रहा है कि फोर फ्रेंड्स के बारे में, वो सब्जेक्ट रहेगा, चाहे आगे लिखल रहे चाहे पीछे लिखल रहे, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। इसको इंट्रोडक्टरी देयर क्यों कहा जाता है, ये सब ऐसी बीच बीच में छुटपुट कुछ आते रहेगा तो बताते रहेंगे, और रिकॉर्डिंग में सब रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप उसको बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो हमने बोला कि देयर वर फोर फ्रेंड्स। तो इंट्रोडक्टरी देयर किसको कहते हैं, जब कोई नाउन को इंट्रोड्यूस करना रहता है और फंक्शन नहीं है उसका कोई, जैसे फोर फ्रेंड्स, यहाँ पर फोर फ्रेंड्स का कोई एक्शन है, कोई फंक्शन है क्या, नहीं ना, लेकिन फोर फ्रेंड्स को इस सेंटेंस से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस करने का मतलब पहली बार बता रहे हैं कि चार दोस्त थे, तब इंट्रोडक्टरी देयर का जरूरत पड़ता है। एक राजा था, अभी तक राजा का कोई काम तो नहीं बताया, राजा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो देयर वाज ए किंग, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। बात समझ में आया? बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी देयर। क्यों है इंट्रोडक्टरी? इंट्रोडक्टरी वर्ड ही बना इंट्रोड्यूस करने से, इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, परिचय करना मतलब इंट्रोड्यूस करना। तो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहली बार उसका चर्चा कर रहे हैं, और कोई काम करते हुए दिखाया उसको नहीं जा रहा, ठीक है। एक जगह यह एक और होता है इंट्रोडक्टरी देयर का यूज, देयर वाज ए टेम्पल इन माई विलेज। अब आगे उस टेम्पल के बारे में बताना शुरू करते हो, तो इंट्रोड्यूस किए टेम्पल को, हाँ या ना बोलिएगा, है ना, तो इसीलिए देयर आया। नहीं समझ पाते आप लोग, हाँ। जब यही इंट्रोडक्शन आप समय, मौसम या दूरी का कीजिएगा तो देयर नहीं ईट लगाइएगा। सोमवार का दिन था, इंट्रोड्यूस किए कि नहीं, इट वॉज मंडे, नहीं कि देयर वॉज मंडे, गलत है, इट वॉज मंडे। बहुत गर्मी थी, गर्मी मौसम को आप इंट्रोड्यूस कर रहे, पहली बार बता रहे, हाँ ना बोलो, तो इट वॉज वेरी हॉट। तो देयर और इट में फर्क, एकदम बेसिक फर्क हम बता दिए इसी बात बात में। अब आप देखिए, चूंकि इंट्रोडक्टरी दे रहा है इसलिए सब्जेक्ट पीछे है, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर क्या चला है, वर्ब चला है। तभी तो फोर फ्रेंड्स था, तभी तो वर हो गया। और इसमें एक किंग था, सिंगुलर था, तब क्या हो गया, इसमें वाज हो गया, सिंगुलर हो गया। तो हमने कहा कि ऐसी परिस्थितियां रहेंगी जब सब्जेक्ट वर्ब के राइट साइड में चला जाएगा, थोड़ा उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। आप कहें तो हम एक दो परिस्थितियां का ऐसा और जिक्र कर दें, अंडर द टेबल was sitting a cat। अब देखिए, ए कैट इसमें सब्जेक्ट है और was sitting वर्ब है इसके अकॉर्डिंग। क्यों भाई, तो अंडर द टेबल जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आगे चल के हम एडवर्ब में पढ़ाने वाले हैं कि कोई सेंटेंस अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू हो, ठीक है ना, तो कंप्लीट इन्वर्जन का यूज किया जाता है, मतलब सब्जेक्ट को पीछे कर दिया जाता है, पूरा वर्ब को उठा के आगे कर लिया जाता है। और कुछ और भी ग्रामेरियन है जो इससे भी एक्सट्रीम लेवल का इन्वर्जन उपयोग करते हैं। वाज सिटिंग को आगे लिख देंगे, वाज सिटिंग अंडर द टेबल ए कैट, ठीक है, जो कि हम एक सामान्य स्टूडेंट को सलाह नहीं देंगे। एक लेखक साहित्यकार को हक है कि इस तरह से चेंज करे, आपको नहीं हक है, हमको नहीं हक है। बात समझ में आ रहा है? वही एक हवा का झोंका छोटे दिए को बुझा देता है और बड़े आग के ज्वाला को और भड़का देता है। यही समाज, यही दुनिया, हम लोग उस पोजीशन पे नहीं है तो हमारे किए गए एक्सपेरिमेंट को गलत साबित करेगा और बड़े लेखकों के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट का अनुसरण करेगा। अपने आप को पहले वहां पहुंचाना होगा भाषा के मामले में, अपने करियर में अपने आप को सफल करके। बात समझ में आ रही है? ये मुंडी हिलाते हैं आप लोग तो हमको बड़ा कोफ्त लगता है। 3.5 किलो वजन है, इतना एनर्जी क्यों खत्म करना? 35 ग्राम हिलाइए ना, यस सर, नो सर बोलिए ना, फालतू में यस सर, ऐसी ही गजब नहीं करना। समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं? हाँ, आगे बढ़े।
तो हमने आपको दिखाया कि जो नॉमिनेटिव केस होना चाहिए वर्ब के लेफ्ट साइड में, लेकिन विशेष परिस्थितियां इंग्लिश लैंग्वेज में बनती है जहां नॉमिनेटिव केस वर्ब के राइट साइड में चला जाता है। अलर्ट रहने की जरूरत है। बोले कैसे जानेंगे? तब तो अलर्ट रहेंगे, बताएंगे ये सब पढ़ाना है, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस इधर जो नीचे लिखे हैं ये सब हमको पढ़ाना है। एडवर्ब चैप्टर में इन्वर्जन है, इन्वर्जन के अंदर तो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अभी हम लोग चल रहे हैं किस में? नाउन में, और पढ़ना किस में है? एडवर्ब में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, 5वां चैप्टर आएगा। रख पाइएगा उतना देर पेशेंस? चलिए हम लोग बात करें नॉमिनेटिव केस की। राइट है, हमने एकदम साबित कर दिया कि इसका मूलभूत जगह, जो फंडामेंटल, जो बेसिक, जो ओरिजिनल प्लेस है नॉमिनेटिव केस का, वर्ब के लेफ्ट साइड है। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस बनते रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जहां की नॉमिनेटिव केस को वर्ब के राइट साइड में ले जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का। क्या तैयार हैं इसके लिए? लेकिन उसके पहले एक एग्जांपल और, ठीक है? बोलिए। हुआ He and me are going to the cinema, सही है ना? देखिए भाई, यहां पर आपका क्या मिल रहा है? वर्ब के राइट साइड में जो भी आएगा उस सब को क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के साथ जो सीरीज बना रहा है उसको क्या होना चाहिए? हाँ या ना? बोलिए ना। और वर्ब से ऐसे भी चलते हैं तो ये कहां है? राइट साइड में। पक्का? तो हर हालत में इसको क्या होना चाहिए? नॉमिनेटिव केस होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। आए कि नहीं आए? दो बात हम बोलेंगे, ठीक है? ये दो बात को गांठ बांध के दिमाग में रख लीजिए। माई क्रिया, बाप क्रिया, है ना? और झमेलिया चीज है कि नहीं? झमेलिया, हद से ज्यादा झमेलिया। अच्छा, हिंदी के विभक्ति अव्यय में कभी क्यों नहीं बोलते कि हद से ज्यादा झमेलिया है? अपना इसीलिए टेढ़ा है पर मेरा है। तो याद रखिएगा, ये दोनों के बाद हमेशा हम इधर की बात कुछ नहीं कर रहे हैं कि क्या होगा, जो भी होना होगा। मतलब हमको इससे नहीं, कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसके इधर जो रहेगा वो क्या रहेगा? इस पर सबसे ज्यादा खेल खिलाता है, और इस पर एक वर्ब का खेल खिलाता है। किसका? लेट का। लेट का क्यों खेल खिलाता है हम बता देते। एक एग्जांपल देंगे, मामला क्लियर होगा। ठीक है? देखिए बहुत सारे लोग अंग्रेजी सीख रहे, पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि लेट एक वर्ब है। ठीक है? अब क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि लेट जब भी आता है सेंटेंस में तो लेट मी गो, वर्ब यहां दिखता है उनको, तो सोचते हैं कि लेट तो कुछ है नहीं वर्ब जैसा, लेकिन एक्चुअली लेट क्या है? वर्ब है, और यही सेंटेंस का मेन वर्ब है। पूछे कैसे? ऐसे, ब्रिंग ए पेन। कौची हर समय पनिये ला है? हाँ जी, देखिए, ब्रिंग अ पेन। जब हम बोलते हैं ब्रिंग अ पेन, तो पेन क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है। और लाना क्या है? ये एक ऑर्डर है ना? एक कलम लाओ, तो हमेशा V1 से शुरू होता है, यही ना मेन वर्ब होता है। तो ये भी तो V1 है, इसीलिए मेन वर्ब यही है सेंटेंस का। ठीक है? परमिशन देने के लिए मेन वर्ब ये होता है। जैसे इसी की जगह अलाउ रहता तो अलाउ मी टू गो, यदि हम इसी की जगह क्या लिख देते? अलाउ लिख देते, क्योंकि लेट का मतलब ही होता है अलाउ मी टू गो। अब बताइए, मेन वर्ब टू गो है कि अलाउ है? तो उसी जगह अलाउ की जगह न लेट आया है, तो बोले गो कैसे हो गया? तो अलाउ का अपना लक्षण है कि 2 + V1 लेता है, लेट का अपना लक्षण है कि क्या लेता है? V1 लेता है।
सबका लक्षण लक्षण ना होता है जी, है? मेरा ही लक्षण है कि हम ऐसे ही पढ़ावेंगे, हम किताब वाला डिफिनेशन पकड़वे नहीं करेंगे। किसी का लक्षण रहेगा किताब का डिफिनेशन पकड़ेगा, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो लेट का अपना तरीका है कि वो क्या पकड़ता है, V1। अलाउ का अपना तरीका है कि वो क्या पकड़ता है, नहीं समझे बात? तो इसका मतलब थोड़े कि V1 पकड़ता था आप उसको कह दीजिए कि मेन वर्ब ने है। इसका मतलब थोड़े कि हम किताब का डिफिनेशन नहीं लेते हैं तो आप कह दीजिए कि टीचर ने है, ऐसे थोड़े होता है। कह दीजिएगा कि हम टीचर ने हैं, कह रहे हैं यस सर। समझ में आया सबको? चलिए, तो ये इसमें हमेशा झमेला करता है। देखिए लेट चूंकि वर्ब है तो इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा बताइए, ऑब्जेक्ट होगा। ब्रिंग भी V1 है तो इसके बाद जो आएगा, बाद मतलब राइट साइड, क्योंकि हम लेफ्ट से चलना शुरू करते हैं तो बाद ही ना आएगा, ये सब तो पहले आ गया लेफ्ट वाला ना, नहीं समझे बात? ये क्लियर हुआ? अब प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। He was talking about ... फुल स्टॉप, आई की मी। अभी जिनको प्रीपोजिशन पहचानने नहीं आता वो क्या करेंगे, वो गलत कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन आप कैसे पहचानिएगा? याद रखिए प्रीपोजिशन पहचाना नहीं जा सकता है। प्रीपोजिशन पहचाना, उसको याद रखना पड़ता है कि सारा वर्ड प्रीपोजिशन। बोले हम कैसे याद रखेंगे, लिस्ट कहाँ है? तो आप देखिए ऐप पे और टेलीग्राम दोनों जगह पे बेसिक इंग्लिश बुक बाय सोनी सर दिया हुआ है। उसमें जितना भी पेज है, पहला 5-6 पेज है SVO के लिए, और उसके बाद एक पेज में एक चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन, एक पेज में नाउन का पूरा इंट्रोडक्शन, एक पेज में प्रोनाउन का, एक पेज में मतलब पूरा उसका खानदान से परिचय करा दिया गया एक पेज के पढ़ाई में सिर्फ। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट कि आप पहचान लीजिएगा आसानी से। प्रीपोजिशन में 4-5 पेज दिया गया क्योंकि बड़ा चीज है थोड़ा। ठीक है, उसमें सारा लिस्ट दिया हुआ, उतना ही वर्ड है, 4-5 बार पढ़ लीजिए, दिमाग में रह जाएगा कि सब क्या है, प्रीपोजिशन। क्लियर है बात जी? तो प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के राइट साइड में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। बात समझ में आई? तो आप ये एकदम गहराई से दिमाग में रखिए कि वर्ब और प्रीपोजिशन के राइट साइड में जाएंगे तो हर हालत में क्या मिलना है, वो चाहे कोई वर्ब रहे, इससे मतलब वर्ब के राइट साइड में जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस ही मिलना है, दूसरा मिलना है नहीं। आगे बढ़ाते हैं हम बात को। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा कुछ स्पेशल चीजों की जो हम लोग, अच्छा ये तो पहली बार पढ़े रहे, प्रोनाउन तो पढ़े नहीं है। चलिए, हमको दूसरा बैच वाला बार बार दिमाग में आ रहा है कि सब तो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, नहीं कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स। देखिए, he is taller than me। जब हम बोलते he is taller than me, इसका मतलब आप यहां पर मी बोल के बहुत खुश होते हैं, लेकिन देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो कंपैरिजन हमेशा आगे पीछे वाला में होना चाहिए कि बराबर वालों में। तो किसका किससे कंपैरिजन है, ही का कंपैरिजन किससे, ही क्या है और मी क्या है। अब आप बताइए कि बराबर हुआ, या तो दोनों ऑब्जेक्ट रहना चाहिए था या तो दोनों, तो क्या करें, या तो हम इसको हिम में बदल दें या तो फिर इसको क्या करें, आप ही बताइए। हिम से शुरू हो सकता है, ये तो सेंटेंस का मेन वर्ब है। बोले नहीं सर इज तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। नहीं सर, इज ऑक्सिलरी वर्ब तब होता है जब उसके साथ कोई दूसरा मेन वर्ब रहे। इसके साथ यहाँ कोई दूसरा मेन वर्ब है। हम नौकर तब होंगे जब मेरे मालिक साथ रहेंगे, नहीं तो हम हमेशा नौकरे रहेंगे क्या, नहीं ना, अकेले हैं तो हम ही मालिक हैं, हाँ कि ना। तो समझिए कि ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के राइट साइड में तो हर हालत में क्या आना चाहिए, सॉरी लेफ्ट साइड में हर हालत में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस आना चाहिए। तो इसको तो हम लोग हिम कर ही नहीं सकते, तो इसको ही करना पड़ेगा क्या, तब सही होगा। लेकिन बोलचाल में लोग इसी को प्रचलित किए हुए हैं,
बोलचाल में लोग इसी को प्रचलित किए हुए हैं। पर एरर है, याद रखिएगा, ठीक है। और सही कौन सा है? आई। ऐसा क्यों हमने कहा? इसलिए हमने कहा कंपैरिजन हमेशा बराबर में, हमेशा बराबर में, है ना। याद रहेगा ये बात। लाइफ में भी कंपैरिजन करना तो बराबर वालों से करना। एक गरीब एक अमीर का क्या कंपैरिजन, एक कमजोर एक ताकतवर का क्या कंपैरिजन, टक्कर का होना चाहिए, हाँ कि नहीं। अभी और देखो एग्जांपल, ही इज एज रिच एज हर। बोलिए सही कि गलत? सही क्या होगा? शी होगा तो हाँ कि ना। पहला पॉइंट क्लियर। अब इसी के लिए आप ग्रामर में पढ़ते रहिएगा। देन से अगर दो नाउन या प्रोनाउन का तुलना करते हैं तो दोनों को आपस पगला जाएगा आदमी, दिमाग सड़ जाएगा। उतना भरा भरा ज्यादा ठूस ठूस के भरने से क्या होता है? रहेगा है? फट के निकल जाए, बौख जाएगा आदमी। आगे बढ़े? पक्का नहीं कोई कुछ बोल रहा है। चलिए सेकंड पॉइंट क्या हुआ देखो। सेकंड लो, जो नए लोग हैं उनको बैठे हुए बड़ा अजीब लग रहा होगा, हो सकता है सुजीत जी को। और आपका क्या नाम है? हाँ, मोहम्मद अरमान साहब को। हाँ जी, देखिए सर, नहीं सर, अब हम क्या बोले। हमको तो लगता है कि मेरा आमदनी थोड़ा बढ़ेगा। और आप लोग सब रिकमेंड कीजिए जाके स्कूल में कि मास्टर लोग को अंग्रेजी सीखना चाहिए। सीखे लगे कहाँ जाए। गलत कहीं भी गलत है। अगर ऐसा किया जा रहा है कि स्कूल में या जूनियर लेवल पे मी को सही करके आई को गलत कर दिया जा रहा है तो गलत है। हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। हम भी पढ़े तो गलत था, तो हम गलत पढ़ा दें? नहीं ना, गलत है सो गलत है। माफ कीजिएगा ये बात बोलने के लिए, लेकिन बहुत सारे टीचर्स को अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। पूरी विनम्रता से बात बोल रहे हैं, तनिको घमंड नहीं। ऑन रिकॉर्ड लेकिन ये बात बोल रहे हैं, टीचर्स को सीखने की जरूरत है। आई लिखाएगा, यदि मी को काट करके नंबर काट दिया है तो उस पर कोर्ट केस कर देंगे, केस हो जाएगा। इतना दम से ऐसी नहीं बोल रहे, रिकॉर्ड हो रहा है मेरा बात, अब पूरे इंटरनेट पे जाएगा ये बात। क्लास में खाली 20 के बीच में नहीं बोल रहे हैं, वो हजारों लाखों में जाने वाला है वो बात। बोलो क्या कहना है? तुमने हाथ उठाया? उसका बोर्ड एग्जाम है। अच्छा, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़िए। सेकंड एग्जाम्पल बोलें कि नहीं बोलें? वही वाला है जो अभी लिखे थे। और आप एग्जाम का बात बोलते हैं, बढ़िया पढ़े लिखे लोग इट इज मी बोलते हैं, इट्स मी। तो गलत को मान ले हम सही हैं, काहे को बड़ा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। हाँ, हमारे पास लॉजिक भी देते हैं लोग, है डॉक्टर साहब इतना गलती जानेंगे? आप आके देखिए मेरे क्लासेस में, अच्छे ओहदे पर बैठे लोग क्लास में पढ़ रहे हैं मेरे, सीख रहे। ये भाषण है, उसका उस फील्ड से क्या लेना देना है? जो सीखेंगे वो जानेंगे, राइट है। बताइए, इट इज मी बोलिए। इसके पीछे लॉजिक सिर्फ इतना है ना, बताते हैं। इसके पीछे सिर्फ इतना ही लॉजिक है कि बी कनेक्ट्स। बी का मतलब कौन कौन? बी का मतलब इज हो सकता है, आर हो सकता है, एम हो सकता है, वॉज हो सकता है, वर हो सकता है, बीन हो सकता है, बीइंग हो सकता है, और बी खुद हो सकता है। इतनी चीजें हो सकती है, ठीक है। कनेक्ट्स
टू नाउन्स और प्रोनाउंस ऑफ द सेम केस। ठीक है, टॉफल टेस्ट का नाम सुना आप लोगों ने? टॉफल नहीं, IELTS नहीं, ग्रेटेस्ट नहीं। इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं ये सब इंग्लिश के। आप अमेरिका के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, किसी भी बाहर के कंट्री से, इंडिया से, चाइना से, कहीं से भी, तो वहाँ के यूनिवर्सिटी के लिए आपको एजुकेशन वीज़ा तभी ग्रांट होगा जब वहाँ एक टेस्ट होता है, टॉफल टेस्ट, उसको क्वालिफाई करोगे। उस टेस्ट का खाली कीमत है 17,000 रुपया। ठीक है, और उसमें 4 राउंड का टेस्ट होता है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। अभी प्रेजेंट में 17,000 घटते बढ़ते रहता है, इनफैक्ट बढ़ते ही रहता है। ठीक है, टॉफल टेस्ट के बारे में बता रहे थे। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा तो ग्रेड टेस्ट होता है। हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया और यूरोप भी टॉफल को मान्यता देने लगे, पहले बहुत अलग अलग होता था। ठीक है, उसी तरह यूरोप के किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां पे IELTS टेस्ट होता है, खास करके यूके में, इंग्लैंड में। ठीक है, तब आपको वीजा ग्रांट होता है, उसके बिना आपको वीजा ग्रांटी नहीं होता। ठीक है, एजुकेशनल वीजा। टॉफल टेस्ट में एक सवाल पूछा गया था इसी पॉइंट पर, ये जो हमने आपको पढ़ाया बहुत साल पहले, उसको देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, अब आपके मन में एकदम पूरा डर आ गया होगा कि टॉफल टेस्ट, इतना बड़ा टेस्ट का एग्जाम, क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। हाँ, काहे लिख दिया ऐसा? हट हट, मास्टर ही पगला गया है। देखो, फर्स्ट खाली स्थान के लिए ऑप्शन है आई और मी, और सेकंड के लिए है ही और हिम। सोचिए और समय लीजिए और बताइए फटाफट।